हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने धैर्य क्लासेस पे। आज हम हमारे इस YouTube चैनल पे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। ये आज हम इसमें इंट्रोडक्शन क्लास देखने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का, जो कि आपके UPBT के सिलेबस में पॉलिटेक्निक कोर्स में सभी ब्रांचों में पढ़ाया जाता है। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। ओके, सो ये सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। सेकेंड सेमेस्टर में आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसमें से जाकर सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या है। कुछ ब्रीफ में इसके बारे में जानेंगे, सिलेबस देख लेते हैं। चलिए, सिलेबस में आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस 1। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि है मेथड्स में क्या क्या हैं आपके इंटीग्रेशन के। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम देखेंगे जो कि है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय रैशनल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय स्पेशल फंक्शन। एंड सेकेंड यूनिट में हम देखने वाले हैं आपके इंटीग्रल कैलकुलस के और आगे जो है उसका सेकेंड पार्ट होगा 2.1, दैट इज़ मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके एवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स देखेंगे। एवेल्युएशन मीन्स होता है कि उसके बारे में और क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं आगे, उसके बारे में क्या क्या नॉलेज बढ़ती गई हैं, वो सब हम देखेंगे इंटीग्रेशन में। और सेकेंड है 2.2। 2.2 में आप इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब यूजेस। एप्लीकेशन एक तरह का यूज़ होता है जो कि होता है उपयोग। इंटीग्रेशन का उपयोग हम आपके कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा वो देखने वाले हैं। तो इसमें है लेंथ ऑफ सिंपल कर्व्स के बारे में, जो लेंथ होती है उसके बारे में, और उसके एरिया के बारे में। बाउंडेड एरिया, बाउंडेड मतलब होता है एक बंद जगह मतलब उसके बंद जगह के एरिया क्या हुआ वो फाइंड करेंगे हम इंटीग्रल के इंटीग्रेशन के द्वारा। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? बाय फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, सेंटर ऑफ मीन ऑफ प्लेन एरियाज। हम प्लेन एरियाज का भी एरिया प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और कर्व के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और थर्ड पॉइंट है 2.3। 2.3 के अंदर क्या क्या है? सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन का जो 2 रूल है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। ट्रेपेज़ॉइडल रूल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। देयर एप्लीकेशंस इन सिंपल केसेस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। हम अलजेब्रिक इक्वेशंस भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो भी होते हैं इंटीग्रेशन में। और उसमें कौन कौन से मेथड पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि है बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर-फॉल्सी मेथड, न्यूटन-रॉफ्सन मेथड एंड बट दिस इज़ विदाउट प्रूफ। हम न्यूटन-रॉफ्सन मेथड को विदाउट प्रूफ पढ़ेंगे। हम सिर्फ इसके डेफिनेट स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट को अच्छे से जानेंगे। उसके बाद है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। उसमें हम पढ़ेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, और उसके बारे में भी हम विदाउट प्रूफ पढ़ेंगे। हम उसको प्रूफ में या ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसके सिर्फ स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं थर्ड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कल के अंदर भी क्या क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम सर्कल का इक्वेशन पढ़ेंगे। सर्कल का जो स्पेसिफिक इक्वेशन पढ़ाया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सर्कल के अंदर क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं वो हम देखेंगे। सेंटर रेडियस फॉर्म, डायमीटर फॉर्म और टू इंटरसेक्ट फॉर्म। हम इस सर्कल के नए डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन। जो थर्ड चैप्टर था उसमें हमने देखा कि ये 2 डायमेंशनल लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ सर्कल आएगा। और 3 डायमेंशन मतलब इसमें 3 डायमेंशन होंगे। डायमेंशन मतलब विमा, ये 2 विमी था, मतलब इसमें सिर्फ हमें क्या मिलेगा? लेंथ एंड
लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। और इसमें हम क्या लेंगे, लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। हमें इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगी, मतलब हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे और इसमें हमारे पास होंगे सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अब फोर्थ में हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 डायमेंशन में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। क्या देखेंगे हम, स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे। और स्ट्रेट लाइन कहाँ पढ़ेंगे, प्लेन्स में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कहाँ ऑक्यूपाई करेगा, प्लेन्स में पढ़ेंगे। वो कैसे होंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे उनके बारे में, जो स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्शन, उनके साइन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज पढ़ेंगे, फाइंडिंग इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसको भी किस में पढ़ेंगे, विदाउट प्रूफ, मतलब इक्वेशन पढ़ेंगे बट उसको विदाउट प्रूफ पढ़ेंगे, मतलब हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन और स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट। हमने इसमें कुछ बुक्स फॉलो किए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ बेसिक बुक्स हैं जैसे इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में एलिमेंट्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS गरेवाल and SS Sastry, Applied Mathematics 2 by Chauhan and Chauhan, and fourth one is Kailash Sinha and Varun Kumar, Applied Mathematics 1 by Kailash Sinha and Varun Kumar। और कुछ ई बुक्स भी हम फॉलो कर रहे हैं जो किससे रिकमेंडेड किए गए हैं, AICTE और IEEE से पढ़े हैं, जो कि UPBTA रिकमेंड करता है। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम आगे देख रहे हैं द 2 मेजर ब्रांच ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के दो मेजर ब्रांचेज हैं, हम उसको देखने वाले हैं। दैट इज़ फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस स्टेम्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या देखते हैं, स्टेम्स ऑफ फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसके, स्लोप से रिलेटेड, किसके, स्लोप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम देखेंगे और उसके फंक्शंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं ये डिफरेंशियल कैलकुलस आपने सेकंड सेमेस्टर में आने से पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है, तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमारा मेन जो फोकस होगा वो हमारा है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस इज स्टेम्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बिटवीन fx एंड x एक्सिस। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, fx एंड कहाँ पे होगा, वो x एक्सिस पे होगा। इंटीग्रल कैलकुलस के x एक्सिस में fx फंक्शन कहाँ लाई करेगा और उसमें के जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे वो हम देखते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू। ग्राफ में क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसमें आपका डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलेट करने का मेथड दिया हुआ है कि उसमें हम क्या देखते हैं, हम स्लोप देखते हैं। ये कर्व बना हुआ है, ये जो डार्क लाइन कर्व बना हुआ है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें स्लोप है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश जो है यहाँ पे जो फंक्शन है एफ डैश वो डेरिवेशन होता है, मतलब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एफ डैश मिलता है जो कि एक स्लोप कहाँ पे लाई कर रहा है वो बताता है। और इंटीग्रेशन में हम क्या देखेंगे, एक एरिया होता है कर्व के अंदर, जो एरिया होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। कर्व के अंदर ये कर्व जो यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ है, डार्क कर्व जो दिख रहा है उसके नीचे एक शेडेड एरिया बना हुआ है। ये एक शेडेड एरिया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसके थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समाकलन या इंटीग्रेशन के थ्रू हम इस एरिया को जो शेडेड पार्ट बना हुआ है उसको फाइंड आउट करेंगे। किससे, एक्स एक्सिस और फंक्शन में। फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ वो है वर्टिकल एक्सिस में और एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, ठीक है। तो हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। जो शेडेड एरिया होता है स्लोप के अंदर या कर्व के नीचे जो एरिया होता है हम उसको किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। हम एरिया कैलकुलेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे, जैसे आपको एक सर्कल का फाइंड आउट करना है तो सर्कल में क्या करते थे, उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है, एरिया होता है।
अगर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच, मतलब ब्रेथ इंटू हाइट। ये नॉर्मल एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एक 2 डायमेंशनल फिगर का। सो इसमें हम बेसिक फार्मूला होते हैं, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा एडवांस मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। वो किसके थ्रू जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन। हम अब नॉर्मल नहीं पढ़ने वाले हैं, हम आगे के क्लासेस में हम इंटीग्रेशन मतलब एक एडवांस टेक्निक पढ़ने वाले हैं। उसमें एरिया कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको देखना है। इंटीग्रल कैलकुलस हैज़ मैनी एप्लीकेशन बिसाइड्स फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व्स। इंटीग्रेशन का सिर्फ एरिया फाइंड आउट करने का काम नहीं है, ये सिर्फ कर्व से रिलेटेड हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं कि क्या उसका होता है। हम कर्व के अंदर का एरिया ही नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम उसके अदर एप्लीकेशंस भी यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या इंटीग्रेशन का यूज़ कौन कौन से एप्लीकेशन में, डेली लाइफ में भी, या उसको आप रिलेट करके देख सकते हो कि क्यों हमें इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। ग्राफ में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और यहाँ पे एक शेडेड एरिया दिया हुआ है। एक फंक्शन है वर्टिकल लाइन में और ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, अब इस ग्राफ का डिटेल्स यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। टू इलिस्ट्रेट व्हाट इज मीन्ड बाय द एरिया अंडर द कर्व। व्हाट इज मीन अंडर द कर्व, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, इलिस्ट्रेट व्हाट इज मीन्ड बाय द एरिया अंडर द कर्व, मतलब हमें कर्व के अंदर जो शेडेड पार्ट है उसके बारे में, यहाँ पे जो शेडेड एरिया बना हुआ है वो देखना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, हियर इज द ग्राफ टू ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कर्व्स। हियर इज द ग्राफ ऑफ सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कर्व्स। ऑल कर्व्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है, हम इसे लाइन तो कहते हैं लेकिन ये भी एक क्या है, कर्व ही है। ये जो लाइन है वो भी क्या है, कर्व ही है, बट ये किस फॉर्म में है, स्ट्रेट फॉर्म में है। हम जो कर्व देखते हैं वो ऐसे रहता है या ऐसे रहता है या किसी भी फॉर्म में ऐसे ऐसे हो सकता है। साइन कॉस की लाइंस आपने देखी होगी तो वो कर्व कहलाता है, बट ये जो है स्ट्रेट लाइन होता है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल कर्व्स है और इसको पढ़ना बहुत ईजी होता है रादर देन अदर कर्व्स। और इसमें हमने यहाँ पे क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स, इसको हमने एफ एक्स से डिनोट किया है और एफ एक्स किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा टू इलिस्ट्रेट व्हाट इज मीन बाय द एरिया अंडर द कर्व, हियर इज द ग्राफ ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कर्व्स अ स्ट्रेट लाइन बाय लाइन गिवन बाय एफ एक्स। हमने स्ट्रेट लाइन को किससे शो किया है, एफ एक्स से, जो कि एक कांस्टेंट को डिनोट करता है। व्हाट इज एरिया, व्हाट इज एरिया, ए एक्स, यहाँ ए जो है एरिया है और उसको किसका एरिया है, फंक्शन ऑफ एक्स। जो एरिया होगा वो किसका होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। मतलब यहाँ पे जो ए एक्स दिया हुआ है, एरिया जो हमारा निकलेगा, एरिया क्या होगा, वो किससे रिलेटेड होगा, वो उसमें फंक्शन होगा एक्स का, मतलब एक्स उसमें एरिया में रहेगा ही रहेगा। अगर जो भी आपका आंसर आएगा उसमें एक्स रहेगा ही रहेगा। आगे देखेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसको आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। ठीक है, ए एक्स बिटवीन द लाइन एफ एक्स इज इक्वल टू 3। एफ एक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, एफ इक्वल टू 3। इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके 1 2 3, इसको जो लेंथ है ये जो है वो 3 है। ठीक है, एंड द एक्स एक्सिस बिटवीन द इंटरवल ए एंड सम आर्बिट्री पॉइंट्स एक्स इज ग्रेटर देन ए। यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है इस एक्स एक्सिस पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट है एक्स, यहाँ पे पॉइंट है ए। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को नोटिस करेंगे। यहाँ पे आपने लेंथ देख लिया, लेंथ देख लिया क्या है, वो 3 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए और एक्स में, एक्स जो है वो 0 से एक्स का पॉइंट है और यहाँ पे ए है, और इन दोनों के बीच में जो बना हुआ है ये जो गैप है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए। ये जो है x माइनस ए अगर लिखेंगे तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, a है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है। तो यहाँ का ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस ए लिख सकते हो। तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा कि इसका डिस्टेंस क्या है। तो अब ये क्या हो गया, x माइनस ए एंड 3। तो नेक्स्ट में देखते हैं इसका क्या है, एरिया इन द रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ द बेस x माइनस ए एंड द हाइट 3।
यहाँ पे हमें रेक्टेंगल, ये जो दिख रहा है आपको शेडेड पार्ट, ये किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? B इंटू एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? B इंटू एच। B इंटू एच होता है, मतलब ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट कितनी है यहाँ पे? हाइट यहाँ पे है 3 और ये डिस्टेंस कितना है? x माइनस ए। ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 3 इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं द इंटीग्रेशन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिटर्न इन द फॉलोइंग फॉर्म। इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है? दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ये जो साइन होता है इंटीग्रेशन का, साइन होता है, ठीक है, इसे सिंबल किसे कहते हैं? इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसे, इसका मतलब समाकलन का है। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे समाकलन कहते हैं। समाकलन मतलब एक साथ आकलन करना। ठीक है, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स और सिंपली द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। The symbol that is integration symbol is called the integration symbol, but it is never used alone. यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? never used alone. इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो कभी अकेला यूज नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा? हमेशा dx लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये fx जो है वो कैपिटल fx किसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? समझो ये एरिया है और फंक्शन दिया हुआ है हमको एफ एक्स, उसको हमें इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट करना है और उसके साथ क्या लिखेंगे? हम डी एक्स लिखेंगे। ये बेसिक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। द सिंबल इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन सिंबल बट इज नेवर यूज्ड अलोन, मतलब इसके साथ क्या होगा? डी एक्स हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, अगर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 1 दी गई है तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? x मिलेगा। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। टू प्रूव दिस नोट, हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन है किसका? डिराइवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएशन किसका है? एफ डैश एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन है जिसको एफ डैश से हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। कैसे लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये होता है, ये आपको पता ही होगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसे पढ़ा है। तो इसका क्या होता है? फंक्शन हो एक्स एफ एक्स होता है। डी बाई डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि फंक्शन है किसका? एफ एक्स का। ओके, ये फंक्शन होता है एफ एक्स का। सो आपको ये पता होगा इसी का रिवर्स किस में होगा? इंटीग्रेशन में होता है। इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशियल कैलकुलस का जस्ट ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो आपने फॉर्मूला डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े हुए हैं, जो भी आपने फॉर्मूला डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े हुए हैं, वो उसमें क्या होगा? इंटीग्रेशन कैलकुलस में भी अप्लाई होगा, बट इन अ रिवर्स फॉर्म। हाउएवर x is not only the integration of fx is equal to 1. However, x is not only integration of fx. ये सिर्फ इंटीग्रेशन किसका है? 1 का ही इंटीग्रेशन नहीं है, उसके साथ हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। x के साथ हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा c। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? नियतांक। नियतांक मतलब जो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। Where c is a constant is also a antiderivative because d by dx of x plus c is equal to 1 plus 0 is equal to fx. ये हमने डेरिवेशन में देखा हुआ है पहले ही कि d by df of x plus c is equal to 1 plus 0 of fx होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ भी क्या देखा था?
एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और वही चीज़ हमने यहाँ पे डेरिवेशन में देखा कि डी बाई डी एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस सी का हमने डेरिवेशन किया तो भी हमें क्या मिला, एफ एक्स से मिला, जो जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ से हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो वही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है उसका जस्ट ऑपोजिट हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन में पढ़ना पड़ेगा। और वही फॉर्मूले हमें आगे देखने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। In fact, a constant can always be added to a function without changing its derivative. कांस्टेंट क्या होता है, मैंने पहले ही कहा कि वो कभी चेंज नहीं हो सकता। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट रहेगा, मतलब नियत रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट वो किस में होगा, वो ऐड किया जाएगा किसमें, इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्या होगा, फंक्शन विदाउट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विदाउट चेंजिंग इज डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव में कोई चेंजेस नहीं करेगा, उसके बाद हमें कांस्टेंट को ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट नॉट टू ओमिट दिस आर्बिट्री कांस्टेंट, अदरवाइज द आंसर इज इनकम्प्लीट। समेशन इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमें एक कांस्टेंट हमेशा जोड़ना ही पड़ता है, उसके बिना हमारा आंसर जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, उसके बिना हमारा आंसर क्या रहेगा, इनकम्प्लीट। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंटीग्रेशन। आप हमेशा किसी भी आंसर में अगर f ऑफ x है तो उसके साथ x प्लस सी लगाएंगे, बिना c के बिना कांस्टेंट के कोई भी आंसर आपका कंप्लीट नहीं कहलाएगा। सिंस इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन का किसका होता है, ऑपोजिट, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन इन्वर्स मतलब ऑपोजिट, उल्टा। Since integration is the inverse of differentiation, for every differentiation formula there is corresponding integration formula। जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ा और डेफिनेशन में देखा उसके फॉर्मूले के थ्रू कि डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है, और उसके हर फॉर्मूले हम इंटीग्रेशन में भी देखेंगे, बस ऑपोजिट फॉर्म में। नाउ सी देयर इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ डी साइन एक्स ऑफ डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है हमारा, cos x होता है। डी बाई डी एक्स ऑन एक्स क्या होता है, cos x होता है। हमने डेरिवेशन में डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, अब उसका ऑपोजिट क्या होगा, हमने डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या पढ़ा हुआ है, cos x पढ़ा हुआ है। अब उसी में cos x का क्या होगा, cos x डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे कोई सी नहीं लगाया था, बट इन इंटीग्रेशन यू हैव टू एड सी, विदाउट दिस योर आंसर इज इनकम्प्लीट, जो कि हमने यहाँ पे सेंटेंस में पढ़ा हुआ है। विदाउट सी योर आंसर इज इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट जोड़ना ही पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। दिस इज द बेसिक फार्मूला, और ये आपको याद कर लेना चाहिए, बार बार इसको आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा इस हर क्वेश्चन में ये सब यूज़ होते रहेंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है एफ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एफ क्या है, इसका एरिया होता है जिसको हम एफ के फॉर्म में यहाँ पे निकाल रहे हैं, उसका समेशन होता है। समेशन मतलब समाकलन को एक तरह से ऐड करना, समाकलन मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। हर चीज़ का एडिशन होता है, एरिया का एडिशन होगा समाकलन में। समाकलन मतलब जोड़ना, सब चीज़ को एक साथ जोड़ेंगे तो उसका फंक्शन हमारा किस फॉर्म में रहेगा, एफ एक्स के फॉर्म में रहेगा। अब ये जो था ये क्या था, यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एफ का डेरिवेशन क्या होगा, डेरिवेटिव फॉर्म क्या होगा, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। उसी का ऑपोजिट क्या होगा, इंटीग्रेशन में एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जस्ट ऑपोजिट। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला ये है एंड डेरिवेशन आपका फॉर्मूला ये है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देयरफॉर इफ यू वांट टू फाइंड एफ, वी ट्राई टू फाइंड एन एक्सप्रेशन विच व्हेन डिफरेंशिएटेड गिव्स एफ एक्स। हमें एफ चाहिए, फाइंड करना है। अगर हमें एफ फाइंड करना है, कैपिटल एफ फाइंड करना है, तो एक एक्सप्रेशन चाहिए विच व्हेन डिफरेंशिएटेड, जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें उस फंक्शन का किस फॉर्म में मिलेगा, एफ एक्स के फॉर्म में मिलेगा। हमें एफ फाइंड करना है, उसका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, डिफरेंशिएशन करने पर एफ एक्स के फॉर्म में मिलना चाहिए। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस एन अपॉन एन प्लस एन इज गिवन बाय। अब इसको डिफरेंशिएशन देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स,
ये हमारा फंक्शन है, ये क्या हुआ हमारा कंप्लीट फंक्शन है, मतलब आप इसको एफ एक्स के रूप में इसको देख सकते हो, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या गिवन है हमारा एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिला 1 अपॉन n प्लस n डी बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस n, ओके ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 एक्स टू द पावर n, और फाइनल आंसर है एक्स टू द पावर n। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन का फंक्शन क्या मिला एट लास्ट में एक्स टू द पावर n मिला। हमारा फंक्शन क्या था एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 था, उसका हमें डेरिवेशन केला एक्स टू द पावर n, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो प्रोसीड। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स फार्मूला, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स फार्मूला। ये बेसिक फार्मूले हैं जिसको आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में बार बार यूज़ होने वाले हैं और इन्हीं फार्मूले के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख लेते हैं बेसिक्स में क्या क्या है। द आर्बिट्रेरी इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज ओमिटेड फॉर सिंप्लिसिटी। यहाँ पे क्या किया गया है, फॉर्मूला को आपको समझाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए सी को हटा दिया गया है, कांस्टेंट को यहाँ पे क्या किया गया है, हटा दिया गया है, बस लिखा नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ ए एक्स प्लस सी, ए एक्स डी एक्स, हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट है, ये एक्स के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसमें क्या मिलेगा हमारा ए एक्स मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा ए एक्स मिलेगा, बट उसके साथ क्या होगा सी भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला आपको समझाने के लिए सी को नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है ए एफ एक्स डी एक्स, ए एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक फंक्शन है, ए फंक्शन है किसका एफ एक्स का, और उसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा ए कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा और एफ एक्स यहाँ पे मिलेगा। सो इसी तरह आगे फॉर्मूले भी आप देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपको और अच्छे से डिटेल में सब बाकी फॉर्मूले समझ में आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये तो हमने देख ही लिया है, ये 1 अपॉन एक्स डी बाई एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है लॉग एक्स होता है, यहाँ पे लॉग एक्स होता है। ये आपने लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स मिलता है। लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या मिलता है, लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स मिलता है। तो उसी तरीके से अगर हम 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा लॉग एक्स मिलेगा, ओके। यहाँ पे क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बाकी तो आपने देख लिया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमेशा इंटीग्रेशन क्या होता है सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें ए एक्स है, ए एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, ए जो है कांस्टेंट टर्म होता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब वो एक्सपोनेंशियल के साथ होगा तो वो अपॉन में रहेगा। नाउ आगे हम देखते जाते हैं, यहाँ पे एक टर्म आ गया साइन एक्स एंड कॉस एक्स का, ये सब ट्रिग्नोमेट्रियल फॉर्म के फॉर्मूले हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी और उसके इक्वेशंस भी देखने पड़ेंगे। नाउ यहाँ कुछ और बेसिक फॉर्म दिए गए हैं जिसको हम क्वेश्चंस के साथ साथ और अच्छे से जानते और समझते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में और भी पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे और डिटेल में टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट lecture. Thank you. Happy learning. Stay focused and connected by our YouTube channel Dhairya Classes. Subscribe this channel for more updates. Stay safe. Stay home.